हेलो स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज के इस लेक्चर में आपको बताऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। देखिए, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट आपके लिए क्या ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं। बट अगर आप अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जितने मेरे न्यूमेरिकल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे मॉस हो गया या स्ट्रक्चर हो गया या जितने भी, इनमें क्या होता है हमको पता है हर यूनिट से न्यूमेरिकल आना है। ठीक है, बट फिर भी एक आध दो यूनिट ऐसा होता है जिनमें से थ्योरी या डेरिवेशन आता है। तो ये जो मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये बिल्कुल ऐसा ही टॉपिक है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक, अब इन सब्जेक्ट में थ्योरी या डेरिवेशन का अलग ही रोल है। अलग रोल कैसे, देखो एज कम्पेयर टू थ्योरी और डेरिवेशन न्यूमेरिकल क्या है, थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की क्यों है, क्योंकि मार्क्स कटने का चांसेस ज़्यादा है। बहुत सारे फैक्टर है जिनके कारण क्या हो सकता है, मार्क्स कट सकता है। हो सकता है कोई स्टेप भूल गए, फॉर्मूला भूल गए, या कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, मतलब क्वेश्चन क्या था समझ नहीं आया, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिनके कारण मार्क्स कटने का चांसेस है। बट उसी जगह अगर मैं क्या करूं, थ्योरी पढ़ के गया हूं, थ्योरी लिख दूंगा तो मेरा मार्क्स नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको समझ के गया हूं, पढ़ के गया हूं, हर चीज़ पता है, जो जैसा है वो चीज़ मैं वहाँ लिखा हूँ। ठीक है, तो डेरिवेशन और थ्योरी में ये थोड़ा फायदा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो क्या होता है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? देखिए, ये मेरा एक मटेरियल है। इस मटेरियल में अगर मैं क्या करूं, टेंसाइल फोर्स लगाऊं। क्या कर रहा हूं मैं, इस मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूं। तो टेंसाइल फोर्स जैसे ही मैं लगाऊंगा इस पे क्या आएगा, स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन आएगा। यहाँ तक तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग कि जैसे ही फोर्स लगाऊंगा मैं क्या जाएगा इस पर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब जैसे जैसे मैं ग्रेजुअली अपना फोर्स को बढ़ा रहा हूँ, मैं क्या देखूंगा कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का वैल्यू भी चेंज होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर में जो भी चेंज आ रहा है उसको अगर मैं एक ग्राफ में प्लॉट कर देता हूँ तो उस ग्राफ में जो भी कर्व मिलेगा वो कर्व क्या होगा, मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समझना, अलग अलग मटेरियल के लिए जो स्ट्रेन का बिहेवियर है और स्ट्रेस का बिहेवियर है अलग अलग होता है। तो अलग अलग मटेरियल के लिए जो मेरा कर्व है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के लिए अलग कर्व बनेगा, ब्रिटल के लिए अलग बनेगा। मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। ठीक, मैं क्या बताया था आपको, डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जिसमें भी इलॉन्गेशन, फेलियर से पहले इलॉन्गेशन 5% से ज़्यादा आ रहा है, वो क्या है, मेरा डक्टाइल मटेरियल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरा क्या है, ग्राफ हो गया। ग्राफ में क्या होता है, एक होता है मेरा वाई एक्सिस और एक होता है मेरा एक्स एक्सिस। ठीक, एक होता है मेरा वाई एक्सिस, एक होता है एक्स एक्सिस। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस में रख रहा हूँ स्ट्रेन और वाई एक्सिस में क्या रख रहा हूँ, स्ट्रेस। एक्स एक्सिस में रखा हूँ स्ट्रेन और वाई एक्सिस में क्या रखा हूँ, स्ट्रेस। अब यहाँ थोड़ा समझना, मैं यहाँ पे चेंज भी कर सकता था, मतलब इस एक्सिस में मैं स्ट्रेस को रख सकता था और इस एक्सिस में स्ट्रेन को रख सकता था। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। देखना यहाँ पे लॉजिक क्या है ये बता रहा हूँ। जो मेरा एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे क्या आता है हमेशा, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे क्या आता है हमेशा, फंडामेंटल क्वांटिटी। और वाई एक्सिस में क्या आता है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक्स में रहेगा मेरा फंडामेंटल और वाई में क्या है, डिराइव्ड। अब क्या होता है ये फंडामेंटल, देखो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको मेजर करने के लिए हमको किसी दूसरे क्वांटिटी का मदद ना लेना पड़े। मतलब कि मेरा लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ को मेजर करने के लिए मेरे को किसी और क्वांटिटी का जरूरत है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को अगर इस लाइन का लेंथ मेजर करना है तो मैं क्या करूंगा, स्केल लाऊंगा, मेजर कर लूंगा, बता दूंगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं बात करूं इसका एरिया निकालने का, तो ये एरिया को मैं डायरेक्ट स्केल से मेजर कर सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं स्केल से क्या कर सकता हूं, ये लेंथ निकाल सकता हूं, ये लेंथ निकाल सकता हूं, उसके बाद इन दोनों का इंटू करके क्या निकाल सकता हूं, एरिया निकाल सकता हूं। इससे क्या पता चला मेरा कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी था लेंथ, उसका यूज करके मैं क्या निकाला हूं, एरिया। तो एरिया क्या है, मेरा डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्लियर, क्यों, क्योंकि एरिया को निकालने के लेंथ का यूज करना पड़ रहा है। यहां तक क्लियर है। तो अब देखो मैं यहाँ पे x में क्या रख रहा हूँ, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, मेरा चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। और यहाँ रख रहा हूँ स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या होता है मेरा, फोर्स अपॉन में एरिया।
ये होता है इस एक्स एक्सिस में रखा हूँ स्ट्रेन को जो कि चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ होता है, और वाई एक्सिस में रखा हूँ स्ट्रेस जो कि क्या होता है फोर्स अपॉन में एरिया। अब चेंज इन लेंथ स्केल से मेजर हो जाएगा कितना चेंज आया, ओरिजिनल लेंथ ये भी मेजर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम अगर मैं वाई का बात करूँ तो फोर्स तो चलो अपन को पता है, बट एरिया क्या है यहाँ पे, एरिया है मेरा डेराइव। तो क्या पता चला मेरे को कि वाई एक्सिस में मेरे को स्ट्रेस रखना है और एक्स एक्सिस में स्ट्रेन रखना है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये मेरा क्या है, एक डक्टाइल मटेरियल जिसके लिए हमको क्या करना है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि मेरे को चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए। पी बाई ए, क्लियर। अब देखो ये मेरा क्या है, डक्टाइल मटेरियल। अब मैं इसको क्या करूँगा, टेंसाइल फोर्स लगाऊंगा। हाँ, यहाँ पे हमेशा याद रखना एक चीज़ कि ये जो टेंसाइल फोर्स अपन लगा रहे हैं डक्टाइल मटेरियल में, ये बिल्कुल भी हम लोग क्या कर रहे हैं, हाथ से नहीं लगाने वाले हैं। कैसा लगेगा ये, यूटीएम। ठीक है, ये जो टेंसाइल फोर्स है ये यूटीएम से लगता है। यूटीएम क्या होता है, मेरा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्लियर। तो इस डक्टाइल मटेरियल को मैं क्या रखा, यूटीएम में रखा। अब इनिशियली जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो P की वैल्यू 0 मतलब स्ट्रेस 0। अब फोर्स नहीं लग रहा है मतलब कि मटेरियल में कोई इलॉन्गेशन तो आएगा नहीं, देन चेंज इन लेंथ 0, सो स्ट्रेन भी 0। यहाँ तक क्लियर है। जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, मैं आपको केवल अभी मटेरियल का स्टेट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे अगर उस पर फोर्स लगेगा तो कैसा कैसा बिहेवियर होगा, देन अपन ग्राफ का बात करेंगे। क्लियर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ठीक, ये मैं एक साइड से क्या किया हूँ, इसको फिक्स कर दिया हूँ। ये मेरा क्या था, डक्टाइल मटेरियल, इसको मैं एक साइड से फिक्स कर दिया हूँ और एक साइड से क्या लगा रहा हूँ, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ। ये वेट लगा दिया W, तो क्या हो गया, ये टेंसाइल हो गया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इलॉन्गेट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे मैं इसमें लोड लगाऊंगा एक समय तक ऐसा रहेगा कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है सेम प्रोपोर्शन में क्या बढ़ेगा, स्ट्रेन। मतलब मटेरियल के अंदर एक समय तक ऐसा रहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर सेम रहता है, सेम चेंजेस आता है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। देन ये जो प्रोपोर्शनल वाला टाइम है वो क्या होता है, खत्म होता है। उसके बाद इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब अलग अलग प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है। देन मटेरियल में एक समय ऐसा भी आता है, क्या हो रहा है, जैसे मान लो इसमें क्या किया, मैं 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया। जैसे ही मैं लोड लगाऊंगा इसमें क्या देखूंगा कि ये जो मेरा मटेरियल है वो इतना इलॉन्गेट हो गया। ठीक, इस 5 किलो न्यूटन के कारण क्या हो गया, थोड़ा इलॉन्गेट हो गया। दिख रहा है, इसका लेंथ ओरिजिनल ऐसा था, अब ये इलॉन्गेट हो गया। जैसे मैं इस पर क्या किया, 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा क्या था, नॉर्मल W था। देन धीरे धीरे मेरा लोड बढ़ा 5 किलो तक मैं लोड लगाते गया, तब मेरे क्या देखा कि इतना ज़्यादा इलॉन्गेट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा देर के लिए लोड नहीं लगाऊंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लोड लगाना बंद कर दिया हूँ। फिर भी क्या होता है कि कुछ समय तक इसमें लोड इंक्रीज ना भी करूँ तो भी क्या होगा, स्ट्रेन आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अच्छे से ऑब्जर्व किए होंगे पहले भी। किसी स्प्रिंग में देखो, कोई स्प्रिंग रहता है, अगर उसमें मैं लोड लगा दूं तो जैसे आज सुबह मैं इस पर कुछ लोड लगा के छोड़ा हूं तो ये थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, मतलब फैल गया, इलॉन्गेट हो गया। और शाम को अगर मैं आके देखूंगा तो सेम लोड के कारण वो स्प्रिंग थोड़ा ज़्यादा ही फैल जाएगा। ठीक है, मतलब कि लोड अगर इंक्रीज नहीं भी कर रहा हूं तो भी उसमें क्या आ रहा है, इलॉन्गेशन आ रहा है। तो मटेरियल में एक टाइम ऐसा भी होता है कि लोड अगर इंक्रीज ना भी किया जाए, जो लोड लगा हुआ था सेम लोड रहने दो, इंक्रीज नहीं कर रहा हूँ लोड को, फिर भी क्या हो रहा है, उसमें स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक। देन इसके बाद क्या होता है कि मटेरियल का एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाता है। मटेरियल में क्या हो जाता है कि जितना इसको फैलना था फैल गया। अब इसको अगर मेरे को और ज़्यादा क्या करना है, इलॉन्गेट करना है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसा ज्यूम करना, नॉर्मल अपना स्प्रिंग है, एक समय तक खिंचाया, ठीक है, जितना खिंचाना था खिंचा गया, इजीली खिंचा गया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसको अगर और ज़्यादा खींचना है तो मेरे को क्या करना पड़ता है, ताकत और ज़्यादा लगाना पड़ता है। ऑब्जर्व किए होगे खुद इस चीज़ को। ठीक है, तो वही चीज़ होगा इसके बाद। ठीक है, जितना खिंचाना था खिंचा गया, इसके बाद अगर मेरे को और ज़्यादा इलॉन्गेशन चाहिए तो स्ट्रेस की वैल्यू, मतलब फोर्स की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब कंडीशन रहेगा अपने किसी भी मटेरियल में जब अपन फोर्स लगाए। अब इसको थोड़ा ग्राफ के रूप में देखते हैं।
तो अब देखते हैं कि कर्व कैसे बनेगा। देखिए मैं क्या बताया था आपको कि इनिशियली जब बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट O का। इस पॉइंट पे क्या है, स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों की वैल्यू 0 है। अब जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेजुअली अपना फोर्स को बढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बताया था एक समय तक क्या रहता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों का प्रोपोर्शन सेम होता है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो ये मेरा पॉइंट है A, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ए क्या है मेरा, ए है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब इस पॉइंट से पहले तक अगर मैं फोर्स को बढ़ाऊं तो जो भी स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हुक्स लॉ क्या होता था मेरा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मेरा क्या है, पॉइंट ए, मतलब कि पॉइंट ए से पहले मेरा हुक्स लॉ वैलिड है। ठीक है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूँ तो क्या लगाऊंगा, एक कांस्टेंट लगाऊंगा E। यहाँ तक क्लियर है। ये E क्या है मेरा, ये E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू निकालूं तो क्या मिल रहा है मेरे को, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। यहाँ तक क्लियर है। ठीक, अब देखो क्या होगा, ये पॉइंट ए था, इस पॉइंट से पहले तक क्या थे, स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। देन इसके बाद क्या होगा कि इनका जो प्रोपोर्शनल है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे। तो ये मेरा क्या मिला यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट बी। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बनाते हैं। क्या मिल रहा है यहाँ पे मेरे को, पॉइंट बी। क्लियर। पॉइंट ए के बाद क्या हो गया कि इनका जो प्रोपोर्शनल लिमिट था वो, जो भी इनका प्रोपोर्शन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये पॉइंट बी क्या है मेरा, देखो एक समय तक आप क्या रहता है, किसी मटेरियल में इलास्टिसिटी रहता है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि फोर्स अगर लगाओ तो उसमें क्या हो, डिफ्लेक्शन आए या फिर उसका शेप चेंज हो जाए या स्ट्रेन आए। बट जैसे मैं फोर्स हटाऊं वो मटेरियल क्या कर ले, अपना वापस से शेप रीगेन कर ले। क्लियर है, वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। आपको पहले ही बता चुका इलास्टिसिटी के बारे में। तो पॉइंट बी क्या है मेरा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मैं यहां से ये कर दूं तो पॉइंट बी से पहले मेरा क्या है, इलास्टिक लिमिट या फिर इलास्टिसिटी। मतलब इस पॉइंट बी से पहले मैं कभी भी क्या करूं, फोर्स को लगाऊं तो स्ट्रेस आएगा, स्ट्रेन भी आएगा। बट जैसे मैं क्या करूं, फोर्स को हटा दूं, जैसे मैं क्या करूंगा, फोर्स को हटा दूंगा, ये स्ट्रेस स्ट्रेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब वापस से ये जो ग्राफ है ओ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो इस पॉइंट से पहले क्या होगा, जब भी मैं फोर्स को हटाऊं मेरा मटेरियल वापस अपने से रिगेन कर लेगा। देन इस पॉइंट के बाद क्या मिलेगा मेरे को, देखो इसको पहले नाम दे देता हूं मैं, ग्रीन कलर से लिख रहा हूं क्योंकि ये क्या है, मटेरियल के लिए ग्रीन जोन है। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं यहाँ इलास्टिक जोन। इलास्टिक जोन मटेरियल के लिए ग्रीन जोन होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ इससे पहले तक अगर मैं फोर्स हटाऊं तो मटेरियल अपने वापस से रिगेन कर लेता है, मतलब उसमें कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं आ रहा। क्लियर है। देन इस पॉइंट के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है मेरा, रेड जोन। ठीक है, रेड जोन क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेड कलर से प्लास्टिक जोन। ठीक है, इसके बाद जहां तक भी मेरा ग्राफ जाए वो पूरा क्या रहेगा, प्लास्टिक जोन में रहेगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट बी के बाद क्या आएगा, हल्का सा स्ट्रेस बढ़ेगा। पॉइंट बी के बाद हल्का सा स्ट्रेस बढ़ेगा, देन स्ट्रेस कम होगा। तो यहाँ पे मेरे को 2 पॉइंट मिल रहा है, एक तो मिल रहा है मेरा सी और एक मिल रहा है डी। तो ये सी और डी क्या है, मेरा यील्डिंग पॉइंट है। सी है मेरा अपर यील्डिंग और डी है मेरा लोअर यील्डिंग पॉइंट। क्लियर। देखो यील्डिंग पॉइंट में क्या होता है, यील्डिंग पॉइंट में जो मटेरियल है वो इलास्टिक जोन को छोड़ के प्लास्टिक बिहेवियर देना स्टार्ट करता है, मतलब उसमें अब डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। क्या होता है बेसिकली यील्डिंग से मतलब यही है कि जो भी मेरा मटेरियल होगा इसके अंदर जो भी एटम्स होंगे वो अपनी जगह से अब स्लिप होने लगेंगे। ठीक है, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो सी हो गया मेरा अपर यील्डिंग पॉइंट और डी क्या हो गया, लोअर यील्डिंग पॉइंट। हमेशा याद रखना ये जो मेरा डी होता है डिजाइन पर्पस में। ठीक है, ये पॉइंट डी में जो भी स्ट्रेस आएगा, ये पॉइंट डी पे जो भी स्ट्रेस का वैल्यू होगा यही कंसिडर किया जाता है। क्लियर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यील्डिंग। तो ये जो मेरा डी है पॉइंट, लोअर यील्डिंग पॉइंट, हमेशा कैलकुलेशन में या फिर कंसिडरेशन में इसी वैल्यू को लिया जाता है।
क्लियर। देखो अब जस्ट इस पॉइंट के बाद क्या होगा, जो मटेरियल है मेरा इलास्टिक जोन क्या कर दिया, पार करके प्लास्टिक जोन में चले गया, मतलब रेड जोन में चले गया। अब देखो मेरा स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन में एरिया, और स्ट्रेन क्या हो रहा है, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। ठीक, इस पॉइंट के बाद अगर मैं क्या करूँ, फोर्स हटा दूँ, इस पॉइंट के बाद अगर मैं फोर्स हटाऊँ तो फोर्स यहाँ पे जीरो रखूँगा तो ठीक है, स्ट्रेस तो जीरो आ जाएगा, बट क्या हो गया, अब मेरा इलास्टिक जोन पार होकर प्लास्टिक जोन आ गया तो कुछ ना कुछ स्ट्रेन तो आएगा, स्ट्रेन बिल्कुल भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लास्टिक जोन पहुँच गया है। मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट के बाद लोड हटाता हूँ तो ये कर्व कुछ क्या हो जाएगा, वापस से ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। अगर मैं बी के बाद कभी भी क्या करता हूँ, फोर्स हटाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रेस तो जीरो हो जाएगा, बट स्ट्रेन कुछ ना कुछ रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो बी क्या हो गया मेरा, परमानेंट प्लास्टिक जोन। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, बस समझाने के लिए बताया था। ठीक है, अब देखो पॉइंट डी के बाद मैं क्या बताया था आपको कि मटेरियल में एक टाइम ऐसा भी आता है कि हम लोग फोर्स नहीं भी बढ़ाए तो भी स्ट्रेन आने लग जाता है। आपको बताया था इससे पहले कि एक समय ऐसा आ जाता है मटेरियल में कि मैं फोर्स नहीं भी बढ़ाऊं तो क्या होगा कि मटेरियल में स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। तो ये डी से ई क्या है मेरा, स्ट्रेस हार्डनिंग जोन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस कम आ रहा है और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद मैं क्या बताया था आपको कि एक समय ऐसा आएगा कि अपना फोर्स नहीं बढ़ा रहे फिर भी स्ट्रेन आ रहा है, बट उस समय के बाद हमको थोड़ा सा भी स्ट्रेन बढ़ाना है तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बताया था हल्का सा भी अगर मेरे को चेंजेस चाहिए स्ट्रेन में तो मेरे को बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये मेरा ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी मिटा रहा हूँ। ये मेरा हो गया ई से एफ। ये एफ क्या है मेरा, ये एफ है अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस लग रहा है। मतलब कि जो भी मेरा मटेरियल है वो अपने पूरे लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस कहाँ पे फील करता है, इस पॉइंट पे। क्लियर, दिख रहे हैं ना, यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। और ये जो रीजन है मेरा ई से एफ, ये इस जोन में क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोलते हैं इसको। अचानक से क्या कर रहा है मटेरियल, रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। मतलब हमको अगर थोड़ा सा भी इसमें स्ट्रेन चाहिए, थोड़ा सा भी इलॉन्गेशन चाहिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। मतलब मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो ई से एफ क्या होता है मेरा, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। यहाँ तक क्लियर है। देर देखो एफ के बाद क्या आएगा मेरा, जी। ठीक है, ये जी क्या है मेरा, फेलियर पॉइंट है। अगर मैं अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद भी अपना फोर्स को बढ़ाते जाऊं तो क्या होगा, स्ट्रेस तो थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाएगा, जो स्ट्रेस है वो कम होगा बट फेलियर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेलियर आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब पॉइंट इसी तक आते आते जो मेरा मटेरियल है वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये जो है एफ से जी, ये होता है जोन ऑफ नेकिंग। ठीक है, क्या होता है ये, जोन ऑफ नेकिंग। इस जोन में क्या हो रहा है, देखो स्टार्टिंग में मेरा मटेरियल था कुछ ऐसा दिखेगा, इसको मैं सीधा बनाता हूँ। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद इसमें क्या हो गया, जोन ऑफ नेकिंग आना स्टार्ट हो गया। मतलब मेरा मटेरियल है वो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक की जैसा गर्दन का शेप ले लेगा, इसलिए इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, जोन ऑफ नेकिंग बोल रहे हैं। और यही चीज जी में आते तक क्या हो जाएगा, इसमें फेलियर आ जाएगा। मतलब मेरा मटेरियल कुछ ऐसा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, जी पॉइंट पे हो जाएगा फेलियर। और ये जो फेलियर हो रहा है इसको क्या बोलते हैं अपन, कप कोन फेलियर। याद रखना ना, कप कोन फेलियर। क्लियर, कप कोन नहीं, कप कोन। ठीक, तो ये क्या हो गया मेरा, कप कोन फेलियर। तो एक बार अपन फिर से देखते हैं शुरू से क्या क्या हुआ। इनिशियली क्या है, फोर्स जीरो है। ठीक, तो ओ से तक क्या है मेरा, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये क्या हो गया मेरा, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देन पॉइंट बी क्या है, इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इससे पहले है मेरा ग्रीन जोन, इसके बाद है रेड जोन। ये मेरा इलास्टिक जोन, ये है प्लास्टिक जोन। यहाँ तक क्लियर। देन क्या हो रहा है, जैसे अपन बी को क्रॉस करते हैं हमको क्या मिलता है, इल्डिंग स्टार्ट हो जाता है। बी को जैसे अपन क्रॉस करेंगे इल्डिंग स्टार्ट होगा। इल्डिंग में क्या हो रहा है कि हमारा मटेरियल इलास्टिक बिहेवियर छोड़ के प्लास्टिक बिहेवियर दिखा रहा है। ठीक, मतलब कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आना भी स्टार्ट हो जाएगा। जो भी इसके अंदर एटॉम्स होंगे वो
अपनी जगह से स्लिप होने लग जाएंगे। जो मेरा पॉइंट डी होता है वो क्या दिखाता है मेरे को, मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ। मतलब हम लोग कभी भी कैलकुलेशन वैल्यू पे इसी वैल्यू को कंसिडर करते हैं, अपर यील्डिंग पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। क्लियर है। ये डी से ई क्या है मेरा स्ट्रेस हार्डनिंग जोन है, क्योंकि जैसे हम लोग फोर्स, अगर अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स नहीं भी बढ़ा रहे हैं तो भी स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ जा रहा है एज कम्पेयर टू स्ट्रेस, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा। देन इसके बाद ई से एफ क्या हो रहा है मेरा, ई से एफ ऐसा रीजन है जहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग, मतलब कि जो मेरा मटेरियल है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट कर दिया है और स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अगर मेरे को स्ट्रेन चाहिए तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ जा रही है और स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट एफ है मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें मटेरियल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस ऑब्जर्व करता है। क्लियर। देन उसके बाद आता है मेरा पॉइंट जी, ये जोन है मेरा जोन ऑफ नेकिंग। और पॉइंट याद रखना, किसी भी मटेरियल पे पॉइंट जी ये यील्ड स्ट्रेस से ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बताता हूँ। देखो, पहली बात तो मैं आपको क्या बताया था, एक होता है ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेस। तो ये जो मेरा ग्राफ है वो किस पे बना है, ये ग्राफ मेरा इंजीनियरिंग स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेन पे बेस है। क्लियर। ठीक है, क्या है ये, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन ग्राफ। अगर यहीं पर अगर मेरे को ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन के लिए ग्राफ बनाना होता तो ये यील्ड पॉइंट से ये जो वैल्यू ऐसा डिफर हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाता। ठीक है, ये कुछ अलग ही हो जाता। ये यहाँ तक क्लियर है। अब देखो मैं क्या बताया था मैं आपको, ये क्या था मेरा ई, मतलब कि ओ से लेके ए पे अगर मैं कभी भी स्लोप निकालता हूँ, ठीक है, ओ से लेके ए पे मैं कभी स्लोप निकालता हूँ, तो देखो पहली बात स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है मेरा dy बाई डी एक्स। ठीक है, स्लोप क्या है मेरा dy बाई डी एक्स। अब देखो dy मतलब स्ट्रेस और dx मतलब स्ट्रेन। ठीक है, अभी मैं आपको क्या बताया, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये होता है मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मतलब कि O से A में अगर मैं एक स्लोप बनाऊं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर। सेम अगर मैं, चलो इसको ऐसे रहने दो, ये रेड कलर से मैं क्या शो किया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मेरे को A से B, ये जो मेरा हल्का सा कर्व है, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चाहिए तो क्या करूंगा, इसको थोड़ा अच्छे से करता हूँ ड्रॉ। ठीक है, ये नाम को मैं यहाँ पे चेंज करके यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, ए से बी जो मेरा कर्व है, इस कर्व पे मैं कहीं किसी भी एक पॉइंट पे क्या करूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, क्या किया, मैं इस कर्व के किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया और अगर मैं इस टेंजेंट पे क्या निकालूँ, स्लोप निकालूँ। इस टेंजेंट पे अगर स्लोप निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, टेंजेंट मॉडुलस। क्लियर। मतलब कि इस पॉइंट पे अगर मैं, ये ब्लैक कलर से लिखा है तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये क्या मिल जाएगा, टेंजेंट मॉडुलस टी से लिखा है। क्लियर। अब देखो ये जो मेरा कर्व है ए से बी, तो ए से बी के किसी भी एक पॉइंट को, मान लो इस पॉइंट को, यहाँ पे मैं कलर फिर चेंज करता हूँ, ए से बी पे किसी भी एक पॉइंट को अगर मैं अपने ओरिजिन से मिला दूँ, ठीक है, मैं क्या किया हूं, ए से बी के किसी एक पॉइंट को ओरिजिन से मिला दूं और इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालता हूं, ठीक है, ये ग्रीन कलर का है, अगर मैं ग्रीन कलर पे क्या निकालूं स्लोप, तो मेरे को क्या मिलेगा, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज इक्वल टू सेकेंड मॉडुलस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तीन टाइप के इलास्टिक मॉडुलस थे, क्या क्या, एक तो था मेरा यंग्स मॉडुलस, दूसरा था टेंजेंट मॉडुलस, उसके बाद था सेकेंड मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस क्या था मेरा, O से A के बीच में कहीं पे भी स्लोप, क्या बोलेंगे अपन, यंग्स मॉडुलस। अगर मैं A से B के कर्व पे किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं और उस टेंजेंट पे स्लोप निकालूं तो मेरे को मिलेगा टेंजेंट मॉडुलस। देन A से B के किसी भी एक पॉइंट को अगर मैं अपने ओरिजिन से मिला दूं और उस पॉइंट पे क्या निकालूं, स्लोप निकालूं, तो मेरे को क्या मिल जाता है, सेकेंड मॉडुलस। यहां तक क्लियर है। हाँ, इससे पहले जब आपको मैं मटेरियल के प्रॉपर्टी बता रहा था, ठीक है, तो क्या बताया था, टफनेस बताया था। टफनेस क्या होता है, टफनेस क्या हो रहा था मेरा, एरिया अंडर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। तो इस पूरे कर्व का अगर मैं एरिया निकालूं
तो क्या बताएगा मेरा, टफनेस बताएगा। ठीक है, इस पूरे कर्व का अगर मैं क्या निकालूं, एरिया निकाल दूं तो मेरे को क्या मिलेगा, टफनेस। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, डक्टाइल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हाँ, अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड से देखना, बट अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में देखना, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरा खत्म हो जाता है डक्टाइल मटेरियल के लिए। देन इसके बाद अब मैं क्या बताता हूँ आपको, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक, इसको मिटा देता हूँ। तो ब्रिटल मटेरियल क्या होता था, देखो जिसमें इलांगेशन 5% से कम हो रहा है वो क्या है मेरा, ब्रिटल मटेरियल। क्लियर है? और ब्रिटल मटेरियल में जो फेलियर है वो अचानक से आ रहा था, मतलब सडन फेलियर हो रहा था और उसका कोई डेफिनेट प्लान नहीं था। आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ ब्रिटल मटेरियल के बारे में, तो एक बार जाके देख सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इसमें भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देन क्या होगा, इलास्टिक लिमिट, कोई दिक्कत नहीं, इलास्टिक लिमिट भी इसमें आएगा। बट जैसे ही मेरा ब्रिटल मटेरियल इलास्टिक लिमिट को क्या करता है, क्रॉस करता है, वो मटेरियल टूट जाता है। ठीक है, चौक क्या होता है, वो उतना ही खिंचाएगा जितना में वापस आ सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे चौक, अगर चौक खिंचाया भी तो उतना ही खिंचाएगा जितना वो वापस अपना शेप रिगेन कर ले। मतलब कि बस इलास्टिक जोन तक उसमें क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन आएगा। जैसे ही क्या हो रहा है, इलास्टिक जोन खत्म हो रहा है, वो मटेरियल टूट जाएगा। मतलब कि पॉइंट बी मेरा क्या है, फेलियर पॉइंट है। क्लियर है? तो अगर मेरे को इसमें टफनेस निकालना होगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ठीक है, टफनेस एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यहां से मेरे को क्या पता चल रहा है कि जो मेरा डक्टाइल मटेरियल है उसका टफनेस ब्रिटल मटेरियल से बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक खत्म होता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। थैंक यू।